हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट मैंने फ्यू लेक्चर्स आपको डाले थे ऑन चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फंक्शंस। दिस इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलस एक्चुअली। अब कैलकुलस इज अ मेजर पार्ट, ये एक बहुत बड़ा पार्ट होता है +2 के सिलेबस का। अब उसका एक सबसे पहले हमें जब किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करना है, अब जैसे कैलकुलस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, तो कैलकुलस को हम सबसे पहले फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। व्हाई? क्योंकि पूरे कैलकुलस में हम बार बार टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे फंक्शन, एंड इसके कंसेप्ट एंड इसकी सारी इक्वेशंस को यूज करेंगे, इसीलिए फंक्शन चैप्टर को सीखना सबसे पहले बहुत जरूरी है। अगर हम फंक्शन को छोड़ के किसी भी अनदर चैप्टर की तरफ जाते हैं तो उस बेसिस पे क्या होता है बच्चे, कि हमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो देखिए कोई भी सॉल्व कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक मीडियोकर सा बंदा भी इसको सॉल्व कर लेगा, बट उसको थ्योरेटिकली एंड पूरी कंसेप्चुअल मैथ की नॉलेज नहीं होती, जो चैप्टर्स को स्किप कर करके सॉल्व कर रहे हैं। अब कुछ लोग हैं डायरेक्ट डिफरेंशियल से स्टार्ट करते हैं, तो दिस इज नॉट द राइट वे टू स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंशियल, बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल यानी कि डेरिवेटिव सॉल्व करना, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज, राइट। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर, लेकिन वो भी डेरिवेटिव किसका किया जा रहा है, एक फंक्शन का ही किया जा रहा है। तो इसका मतलब अब एक रट्टा लगाना कि इस तरीके से डेरिवेटिव कर लो, और एक होता है कंसेप्चुअली आपको पता हो हम किस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और किस फंक्शन का डिफरेंशियल कर रहे हैं, किस फंक्शन का इंटीग्रल कर रहे हैं। तो पूरे कैलकुलस का बेस बहुत अच्छा बनाने के लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट करना होता है फंक्शंस, राइट। तो इसकी नॉलेज होना ओवरऑल पूरे मैथ के लिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटे। अब फंक्शंस चैप्टर हम सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन? ये हम काफी बार लिखते हैं y = f(x). ये एक फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज बोल रही हूँ। एंड y इज अ मैपिंग बिटवीन x एंड y, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फंक्शन। अब इसको जनरल लेमैन लैंग्वेज में बात करते हैं। लेमैन लैंग्वेज में फंक्शन क्या होता है? लेमैन लैंग्वेज में फंक्शन होता है जब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन अप्लाई हो जाए तो वो फंक्शन कहलाता है, दो वेरिएबल्स के बीच में। यहाँ पर ध्यान से देखिए, x एंड y दे बोथ आर वेरिएबल्स एंड दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एक जो वेरिएबल है उसका फर्क दूसरे पर पड़ रहा है, इसका मतलब दोनों में आपस में रिलेशन है। तो जब दोनों में आपस में रिलेशन है तो उसे क्या बोला जाता है? इट्स अ फंक्शन। अब इसकी एक छोटी सी बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जो आपने लोअर क्लासेस में सीखा हुआ है। मान लो मैं आपको बोलूं आपके पास y = x + 1 है, ड्रॉ ग्राफ ड्रॉ करो। आप क्या करोगे बेटा? सबको बड़ा इजी लगता है इसका ग्राफ बनाना। x की वैल्यूज पुट करते रहते हैं, y हमारे आंसर मिल जाते हैं। जैसे हमने x की वैल्यू को 1 लिया तो y 2 आ गया, x की वैल्यू को 2 लिया तो y 3 आ गया, x की वैल्यू को 0 लिया तो y 1 आ गया, है ना। इस तरीके से वैल्यूज आ गई आपके पास। अब इसका आप ग्राफ बना सकते हो। ये भी बेटा एक फंक्शन ही है। आप बेसिकली हम लोअर क्लासेस में फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं, बट आपको वहाँ पे एग्जैक्टली इसकी नॉलेज नहीं होती हम ये क्या कर रहे हैं, तो वो सारा कंसेप्ट अब हम क्लियर करेंगे कि एक फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब इन दो वेरिएबल्स में एक है हमारे पास f(x), जिसे बोला जाता है दिस इज ऑपरेटर मतलब जिस पर ऑपरेशन अप्लाई किया जा रहा है उसे ऑपरेटर बोला जाएगा। एंड इस केस में जो हमारा x है, ये x जो होता है, x इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज a डिपेंडेंट वेरिएबल।
ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कैसे पता चला? इसका नाम हमने ऐसा क्यों रखा कि x जो है वो इंडिपेंडेंट है, y जो है वो डिपेंडेंट है। ध्यान से देखो इसे, जब मैंने ये ग्राफ आपको बनाने के लिए बोला था, x की वैल्यू मैंने आपको बोला कोई भी डाल दो, एनी वैल्यू, है ना। हमने x की वैल्यू कोई भी डाली, मतलब वो इंडिपेंडेंट थी, हमने अपनी मर्जी से डाल दी। लेकिन y जो है वो आंसर क्या आया? इट डिपेंड ऑन x। जैसी आपने x की वैल्यू डाली वैसा ही y का आंसर आया। इसका मतलब क्या हुआ? जो x है वो इंडिपेंडेंट है, वो हम अपनी मर्जी से चलते हैं, लेकिन जो y होता है वो डिपेंडेंट होता है, क्योंकि y जो है वो किस पर डिपेंड है? वो x पर डिपेंड है, तो इस वेरिएबल पर डिपेंड है। अगर x पर डिपेंड है, इसका मतलब x हो गया इंडिपेंडेंट एंड y हो गया डिपेंडेंट। अब हर बार ये सिचुएशन सेम नहीं रहती। जैसे अब सपोज करो मैं अगर लिख दूं x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, अब उल्टा हो गया, y जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया, अब x जो है वो डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो ऑपरेटर है, जिस पर ऑपरेशन लगाया जा रहा है, उसका वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, और जो आंसर आता है वो डिपेंडेंट होता है हमेशा। ठीक है, अब इस केस में ये तो मैंने आपको बताया एक फंक्शन में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक, अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हम इसमें अब अनदर टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। एक हम यूज करने जा रहे हैं डोमेन, एक हम यूज करने जा रहे हैं रेंज। डोमेन का मतलब होता है जो हमने वैल्यूज इनपुट डाला वो डोमेन होती है, जो हमारी आउटपुट आती है वो हमारी रेंज होती है। मैं थोड़ा थोड़ा बीच में कंप्यूटर की लैंग्वेज यूज कर रही हूँ बीच में, क्योंकि दैट इज ऑल्सो मैथमेटिकली सॉल्व किया जाता है। तो इनपुट का मतलब जो वैल्यूज हमने डाली दे आर डोमेन, जो आंसर आए दे आर रेंज। इसका मतलब जो x होता है, अगर y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन की बात करी जाए, तो x जो होता है वो हमारा डोमेन होता है, और जो y होता है ये हमारी रेंज होती है। जैसे सपोज करो ये मैंने एक छोटा सा फंक्शन लिखा था, तो उस फंक्शन में आपसे बोला जाए व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो आप डोमेन का मतलब होता है जो वैल्यूज डाली जा सकती हो किसी फंक्शन में। क्लियर द पॉइंट? डाली जा सकती हो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डाली जा सकती हो? इसका मीनिंग होता है कि जब आप इसके अंदर y इक्वल टू एक्स प्लस 1 फंक्शन के अंदर अपनी तरफ से वैल्यूज डाल रहे हैं, कोई भी वैल्यूज डाल रहे हैं, तो ये फंक्शन कहाँ पर नॉट डिफाइंड हुआ उसे ध्यान रखना है, और कहाँ पर इमेजिनरी बना। इमेजिनरी बना मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। इन दो पॉइंट का ध्यान रखा जाता है। वो हम नहीं डाल सकते वैल्यूज जहां फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया, जहां इमेजिनरी बन गया, वो हमारी डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सब कुछ इंक्लूड होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बोलूँ इसमें बेटा आप पूरी नंबर लाइन है, हमारी एक्स एक्सिस है 0 1 2 3 एंड -1 -2 एंड सो ऑन। मैं आपको बोलूँ इसमें आप कौन सी वैल्यूज डालोगे कि ये नॉट डिफाइंड हो जाए? आप बोलोगे पूरी नंबर लाइन डाल दो, ये कहीं नॉट डिफाइंड नहीं होगा। नॉट डिफाइंड कहाँ होता है? जहां डिनोमिनेटर 0 हो जाए उसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड होना, है ना। तो इसका तो डिनोमिनेटर 1 है, ये कहीं पर भी नॉट डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब पूरी नंबर लाइन इसमें पुट की जा सकती है। और दूसरा क्या ध्यान रखना होता है, कहाँ इमेजिनरी हो रहा है। इमेजिनरी कहाँ होती है वैल्यूज? जहाँ रूट में नेगेटिव हो जाए वो इमेजिनरी होती है। तो यहाँ रूट भी दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये फंक्शन जो है ना तो कहीं नॉट डिफाइंड होगा, ना ही कहीं इमेजिनरी बनेगा। अगर किसी पॉइंट पर भी ये नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा, इमेजिनरी नहीं हो रहा, तो हम पूरी नंबर लाइन इसमें पुट करा सकते हैं। तो जो वैल्यूज पुट कराई जा सकती हैं वो डोमेन होती है।
तो इसकी डोमेन क्या है? पूरी नंबर लाइन। अब पूरी नंबर लाइन, नंबर सिस्टम, पूरी नंबर लाइन का नाम क्या होता है? रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर सिस्टम। सारे रियल नंबर्स हम इसमें पुट करा सकते हैं। जब अपन ने सारे रियल नंबर्स पुट कराए तो ये कहीं नॉट डिफाइंड नहीं हुआ, कहीं इमेजिनरी नहीं बना। तो अगर कहीं नॉट डिफाइंड नहीं हुआ, कहीं इमेजिनरी नहीं बना, तो इसका जो डोमेन है दैट इज ऑल आर, सारे रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर्स में कौन से नंबर? पूरा नंबर सिस्टम इंक्लूड हो गया। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का कुछ सब पार्ट होते हैं, छोटे पार्ट होते हैं। दीज आर रैशनल, irrational, integers, whole number, rational and natural number, they all are part of real। ये हमारी पूरी नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। तो पूरी नंबर लाइन में से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इसे नॉट डिफाइंड बना दे या इमेजिनरी कर दे। इसका मतलब इसमें सारी वैल्यूज पुट हो सकती हैं। तो जो वैल्यूज पुट की जा सकती हैं वो होती हैं डोमेन। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका मैंने अब डोमेन क्या लिख दिया आपको? ऑल आर। ये इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसकी रेंज, अब रेंज क्या होती है? रेंज का मतलब होता है जो सारे आंसर आएंगे। अब सपोज करो मैंने इसके आंसर्स निकालने हैं। आंसर्स देखो, 1 पुट किया, 2 आ गया, 2 पुट किया, 3 आ गया एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है। इसका मतलब पूरी नंबर लाइन ही आंसर आएगा। तो इसका डोमेन और रेंज दोनों क्या हो गया? ऑल आर। अब रेंज निकालने का फर्दर बेटा मैं आपको मेथड सिखाऊंगी, हाउ वी फाइंड डोमेन एंड रेंज। अभी मैं सिर्फ आपको मीनिंग सिखा रही हूँ कि एक डोमेन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डोमेन एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेंज। डोमेन होता है जो वैल्यूज किसी फंक्शन में पुट कराई जा सकती हैं, उन्हें डोमेन बोलते हैं। और रेंज है जो आंसर आएंगे उनको रेंज बोला जाता है। दिस इज डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। अब यही हम यहाँ पर कंसेप्ट लगा रहे थे। ये मैं आपकी इंट्रोडक्शन पूरे फंक्शन चैप्टर की चल रही है। तो डोमेन हमने क्या लिया? जो वैल्यूज यानी कि x जो पुट कराई जा रही हैं दैट इज डोमेन, जो आंसर आएंगे दैट इज रेंज। वो डोमेन है एंड रेंज। इसका मतलब क्या हुआ? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो डोमेन होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज डोमेन and dependent variable is range। दूसरा, अब अपन ने लिखा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिखा। तो ये हमें जो x है मतलब y जो है, यहाँ पर y जो है फंक्शन, इसकी इमेज दिखाई देगी। जैसे ये मान लीजिए एक मिरर है, हम खड़े हैं या ये मिरर है, हमने अपनी इमेज देखी मिरर के अंदर। इसका मतलब हमें अपनी इमेज दिखाई दे रही है एफ एक्स के अंदर। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स जो है वो बनाया जा रहा है। तो एफ एक्स फंक्शन जो है ये हमारी इमेज होती है और y जो होता है ये हमारी प्री इमेज होती है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इमेज एंड प्री इमेज? इमेज जो बना, प्री इमेज हमें कैसे पता चला, हम कैसे दिखाई देते हैं, दैट इज योर प्री इमेज, राइट। तो इसका मतलब x जो होता है, fx जो होता है वो इमेज बनाता है एंड y जो होता है वो प्री इमेज दिखाई देती है उसके अंदर। ठीक है बच्चा, और x जो है उसे हमने बोल दिया दैट इज उसमें इनपुट है और जो y होती है वो आउटपुट होती है। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन टू अ फंक्शन। एक फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन की अगर मैथमेटिकली मैं डेफिनेशन आपको बोलूँ तो फंक्शन इज अ रिलेशन और कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड अ फंक्शन। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है बातचीत, मैपिंग। कई बार कॉरेस्पॉन्डेंस की जगह पर मैपिंग वर्ड भी यूज किया जाता है। तो मैपिंग बिटवीन टू वेरिएबल इज अ फंक्शन। तो मैपिंग का मतलब भी होता है कॉरेस्पॉन्डेंस, एंड कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है दो वेरिएबल्स के बीच में जो आपस में बातचीत चल रही है, आपस में जो रिलेशन है दैट इज अ फंक्शन, राइट। अब फंक्शन जो होता है
एक होता है हम जिस तरीके से मैं आपको नंबर सिस्टम के साथ एंड इस तरीके से सॉल्व करवा रही हूँ, एक इसका ग्राफिकल मेथड भी होता है, ग्राफिकल टेस्ट होता है। हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन आपको जो दी गई है ये फंक्शन है या नहीं है, क्योंकि हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता। तो कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो फंक्शन नहीं बन पाते। अब हमें चेक करना है कौन से फंक्शंस जो होते हैं, कौन से रिलेशंस जो होते हैं वो फंक्शन होते हैं। अब इसका मैं आपको एक ग्राफिकल टेस्ट बताऊंगी जिससे आपको पता इमीडिएट पता चल जाएगा कि ये फंक्शन है या नहीं है। अब इसी क्वेश्चन में हम लेते हैं, मैंने एक छोटा सा जो बनाया हुआ है, ग्राफ बनाया हुआ है। अगर आप इस y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाते हो तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ क्या बनेगा? x की वैल्यू जब 0 है तो y 1 है, ये आ गया 0 1.1 पर 2 है, मतलब यहाँ से पास करेगी ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, इस तरीके से पास करेगी, ठीक है। अब ये इसका ग्राफ बन गया y इक्वल टू एफ एक्स का। अब हमने एक टेस्ट इसका क्या है, बड़ा ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग, आप हर एक पॉइंट पे 1 सेकंड में पता लगा सकते हो फंक्शन है या नहीं। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक ही लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर ये लाइन अगर हमारे ग्राफ को ओनली 1 पॉइंट पर कट करे तो फंक्शन है, और अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करे तो फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक और फिगर बनाती हूँ। मैंने बनाया फंक्शन है, अब मैंने बनाया ये डिरिचलेट फंक्शन होता है, फंक्शन नहीं है। समझ गए बेटा? इसका मतलब क्या हुआ है, दैट इज इसे बोलते हैं ग्राफिकल टेस्ट होता है ये। तो ग्राफिकल टेस्ट के अंदर हमने एक बड़ी सिंपल सा पॉइंट सीखा कि अगर हमें जो हमारा ग्राफ है हमने बना लिया, पैरेलल टू वाई एक्सिस एक लाइन ड्रॉ कीजिए। पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करने पर अगर जो लाइन है वो ग्राफ को ओनली 1 पॉइंट पर कट करे तो फंक्शन है, और अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करे तो फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन की हमने जस्ट इंट्रोडक्शन एंड मैंने आपको बताया हाउ टू चेक इज अ फंक्शन और नॉट। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन सीखते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है फंक्शन जो है वो बहुत तरह का होता है, ये अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। फंक्शन जो है वो अलजेब्रिक फंक्शंस भी होते हैं, वी नो दैट। ये लॉगरिथमिक फंक्शंस भी होते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस भी होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस भी होते हैं। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे हमारे पास कितनी तरह के फंक्शंस होते हैं एंड उनकी डिटेल सीखेंगे, ताकि हम आगे जाके कहीं पर भी हमें किसी भी पूरे यूनिट के अंदर, पूरे मैथ्स के अंदर किसी भी फंक्शन को लगाना पड़े तो हमें उसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए, और हमें पता होना चाहिए इसके रूल क्या है, इसका ग्राफ क्या बनता है, इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, एंड सो ऑन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन।
फंक्शंस बेटा क्लासिफाई फर्दर करते हैं, दे आर अलजेब्रिक। अलजेब्रिक आगे फर्दर डिवाइड होते हैं बहुत सारे पार्ट्स के अंदर, एंड दूसरे होते हैं हमारे पास लॉगरिथमिक। इसका इनवर्स होता है एक्सपोनेंशियल। एक होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक हमारे पास होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल। ये सारे फंक्शंस के फर्दर पार्ट्स हैं। अब लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल एक एक ही होते हैं। अलजेब्रिक आर फर्दर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, काफी पार्ट्स होते हैं इसके। नाउ कम टू द अलजेब्रिक कौन से होते हैं? मोनोमियल, पॉलिनोमियल, कांस्टेंट फंक्शन। ये सारे मैं डिटेल आपको सिखाऊंगी ये सारे क्या होते हैं। कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, क्यूब फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये सारे हम अब डिटेल में सीखेंगे। इनकी हमें नॉलेज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसकी नॉलेज होनी चाहिए इफ यू वांट टू, कि अगर आपका पूरा मैथ्स बहुत अच्छा हो। ठीक है बेटा, तो दे आर अलजेब्रिक। अलजेब्रिक मतलब जो ये बोल सकते हो जैसे अलजाब्रा के साथ जो डील करते हैं, मोनोमियल, पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, आइडेंटिटी, मॉड्यूलस, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, सिग्नम, ग्रेटेस्ट, लीस्ट एंड फ्रैक्शन, राइट। अब लॉगरिथमिक जो लॉग फंक्शंस होते हैं ये हम सीखेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शंस में लॉग सीखेंगे। एक्सपोनेंशियल ई पावर एक्स वाले जो फंक्शन होते हैं ये लॉगरिथमिक से रेसिप्रोकल होते हैं, ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आगे फर्दर कौन से होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं साइन फंक्शन, साइन थीटा, जिसे हम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स ले लेते हैं, ये साइन फंक्शन हो गया। देन कोसाइन फंक्शन हो जाएगा, सीकेंट फंक्शन, कोसीकेंट फंक्शन, कॉट फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, है ना। ये सारे होते हैं, इनकी फर्दर डिटेल, इनकी डोमेन एंड रेंज सबको सीखना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स एंड कोसीकेंट इनवर्स, इन सब फंक्शंस की पूरी डिटेल नॉलेज है, राइट। ये सारे हम फंक्शंस डिटेल में सबसे पहले इनका कंसेप्ट सीखेंगे, ताकि आगे जाके हमारे से कि सारे क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअली फटाफट से सॉल्व होते हैं। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले हम अलजेब्रिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक फंक्शंस में सबसे पहला हमारे पास आता है मोनोमियल फंक्शंस का, ये नोट कर लीजिए। देन
सबसे पहला बेटा हमारे पास फंक्शन है मोनोमियल, मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल। ऐसे फंक्शंस जिनमें सिंगल टर्म दिखाई दे वो मोनोमियल फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा y इक्वल टू 3x², ये सिंगल टर्म है, और y इक्वल टू 5x और y इक्वल टू 9x क्यूब। हाईएस्ट पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन टर्म सिंगल दिखाई दे, मोनो सिंगल टर्म दिखाई देना, दैट इज मोनोमियल फंक्शन। अब जब आप फंक्शंस की डिटेल सीख रहे हैं तो इनमें काफी फंक्शंस हैं जिनको हम ग्राफिकली सीखेंगे, एंड कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको ग्राफिकली सीखना इज वेरी डिफिकल्ट एंड उनको डायरेक्टली सीखा जाता है। अब आपसे कोई पूछे y इक्वल टू 3x², y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू 9x क्यूब, दीज आर जस्ट मोनो मतलब सिंगल। इनका ग्राफ बनता है नो डाउट, क्योंकि ये स्क्वायर हो गया, इसका ग्राफ बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये क्यूब बनेगा, तो लेकिन टर्म इसके सिंगल दिखाई दे रही है, तो इसे इसीलिए मोनो मतलब मोनोमियल फंक्शन बोल दिया जाता है। ठीक है। सेकेंड है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉली का मतलब होता है ज्यादा। अब जैसे आपको बोल दिया जाए हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल फंक्शन हम इसको कैसे ले लेंगे, y इक्वल टू, मान लो मैंने लिखी 3x³ प्लस 5x² प्लस 9x प्लस 7, दिस इज पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉली का मतलब बहुत सारी टर्म्स का कॉम्बिनेशन, एंड उसमें सिंगल वेरिएबल दिखाई दे रहा है, ये x सिंगल वेरिएबल दिखाई दे रहा है, ये y इक्वल टू fx फंक्शन है जिसके अंदर x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड x की वैल्यू सारी जो हम अपनी मर्जी से भी पुट करा सकते हैं, y जो है उस पर डिपेंड करेगा, जैसी वैल्यूज पुट कराएंगे वैसा आंसर आएगा। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन से बना पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ वेरी करता है, कैसे वेरी करता है, इट डिपेंड ऑन इसकी हाईएस्ट पावर क्या है और ये फाइनल इक्वेशन क्या बनाता है। फाइनल इक्वेशन के अंदर कई बार ये क्यूब फंक्शन बन जाएगा, तो क्यूब फंक्शन का क्यूबिक के हिसाब से बनेगा, स्क्वायर फंक्शन बन गया तो स्क्वायर के हिसाब से, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, इसकी हाईएस्ट पावर 5 हो सकती है, पेंटा हो सकता है, हेक्सा हो सकता है, एंड सो ऑन। इसकी हाईएस्ट पावर कुछ भी हो सकती है, ज़्यादा टर्म होंगे तो इसे बोलते हैं दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है तीसरा, कांस्टेंट फंक्शन। क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है, मान लीजिए आपको फंक्शन दे दिया जाए y इक्वल टू एनी कांस्टेंट k, एनी कांस्टेंट k, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लेके बताती हूँ 3। क्यों ये लिखा y इक्वल टू k, ये मैंने लिखा f ऑफ x इक्वल टू 3। अब ध्यान से देखो y जो है वो f ऑफ x के बराबर ही तो होता है, हम स्टार्टिंग से लिखते आ रहे हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो f ऑफ x की जगह y लिखा जा सकता है, तो दीज बोथ आर सेम थिंग। अब मैंने k की जगह पर 3 लिख दिया, कांस्टेंट वैल्यू। अब कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट जो है वो एक ऐसी टर्म होती है जो मैथमेटिकली जब कोई भी कैलकुलेशन लगाई जाए, कोई भी फंक्शन में ऑपरेशन अप्लाई किया जाए, तो ये कभी भी चेंज ना हो, इससे कोई फर्क ना पड़े, उसे कांस्टेंट बोला जाता है। अब ये y इक्वल टू k जो है वो कांस्टेंट है, इसकी मैंने एक एग्जांपल लिखी f ऑफ x इक्वल टू 3। f ऑफ x इक्वल टू 3 का मतलब हुआ, अब इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, या तो पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस। अब मैंने लिखा y इक्वल टू 3, ये f ऑफ x जो है वो y तो है, इसका मतलब y इक्वल टू 3, y की वैल्यू 3, 1 2 3, मान लीजिए ये y की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू कुछ भी पुट कराते रहो, y आंसर हमेशा 3 रहेगा। इसका मतलब ये पैरेलल टू x एक्सिस बना, ये हमारा ओरिजिन है, ये डिस्टेंस 3 रहेगा क्योंकि ये पॉइंट है 3, है ना। तो जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं इनका ग्राफ
या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है या पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। अब अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 है यानी कि y इक्वल टू 3 है तो इट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और अगर आपको बोल दिया जाता है x इक्वल टू 3 तो इसका जो ग्राफ बनता, अब x इक्वल टू 3 यहाँ है मान लीजिए, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल टू y बनेगा। तब ये डिस्टेंस जो है वो 3 होगा। ये हमारा ओरिजिन है मतलब 0 से, है ना, ये डिस्टेंस 3 हुआ। अब ये डिस्टेंस 3 जो है अगर जनरल से देखा जाए तो ये 3 हमारा k के बराबर है, तो इसीलिए कांस्टेंट फंक्शन k को कंसिडर किया गया कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर? कांस्टेंट फंक्शंस जो होते हैं दे आर ऑलवेज सेम क्लासिफाई करेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आती मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने पर। इनका जो ग्राफ होता है इट्स ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और इट्स ऑलवेज पैरेलल टू वाई। या तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा या ये हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब बनेगा? जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है यानी कि वाई की वैल्यू दी होती है। और ये पैरेलल टू वाई एक्सिस कब बनता है? जब एक्स की वैल्यू दी होती है, यानी कि एक्स की वैल्यू का मतलब हुआ अब हमारे पास फंक्शन जो है वो है एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो अब जो हमारा y है वो ऑपरेटर है, एफ ऑफ y जो है वो ऑपरेटर है। y इंडिपेंडेंट है, x डिपेंड कर रहा है y के ऊपर, तो x की वैल्यू 3 हो गई। तो इसका मतलब तब हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर? अब इनमें आगे फर्दर हमें और डिटेल अभी सीखनी है कि ये फंक्शन जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं ये 1 1 होते हैं। अब एक और से साथ में कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं, 1 1 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन। ये आगे फर्दर टाइप्स ऑफ फंक्शन आते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन में हमने सीखा कि फंक्शंस कितनी तरह के आगे क्लासिफाई होते हैं। अब ये फंक्शंस जो हैं वो क्लासिफाई तो हो गए एंड दे आर फर्दर, इनके नाम है। ये 1 1 है, ऑन टू है, इनटू है, मैनी 1 है, बाइजेक्टिव है, इंजेक्टिव है, सरजेक्टिव है। ये कौन सा फंक्शन है? 1 1 का दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव, ऑन टू का दूसरा नाम होता है सरजेक्टिव, एंड जो 1 1 ऑन टू दोनों होते हैं वो बाइजेक्टिव होता है। क्लियर? 1 1 पहले सबसे मीनिंग क्या है? 1 1 नाम से ही क्लियर है 1 1 कि अपना अपना डोमेन और अपना ही रेंज। जैसे हमने याद करो एक एग्जांपल लिखी थी, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। हमें x की वैल्यू जब हम डाल रहे थे तो आंसर रेपिटेशन तो नहीं हुई, कोई रेपिटेशन नहीं है, यानी कि इंडिपेंडेंट डोमेन डालते जा रहे हैं और आंसर जो है वो इंडिपेंडेंट आते जा रहे हैं, आंसर रिपीट नहीं हो रहे। जब आंसर रिपीट नहीं हो रहे इसका मतलब क्या हुआ? हर एक की अपनी इमेज है, अपनी प्री इमेज है। ये एफ ऑफ एक्स मैंने बनाया, हमने 1 डाला, 2 डाला, 3 4 5 डाला। 1 का आंसर 2, 2 का आंसर 3, 3 का आंसर 4, 4 का आंसर 5, 5 का आंसर 6। हर एक की अपनी वैल्यू, अपना आंसर, कोई रेपिटेशन नहीं। तो जब कोई रेपिटेशन ना हो तो उस फंक्शन को बोला जाता है इट्स अ 1 1 फंक्शन। ये बेटा और सॉल्व करने के अभी मैं आपको और वेज भी सिखाऊंगी। 1 1 के और बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ये डिटेल में सीखेंगे। तो अभी सिर्फ फिलहाल मैं आपको कुछ फंक्शंस के साथ बताती हूँ 1 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है। तो ये जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं ये 1 1 फंक्शन होते हैं, y इक्वल टू k एंड f ऑफ x इक्वल टू k एंड x बिलोंग्स टू ऑल r। x बिलोंग्स टू ऑल r मतलब इसमें सारी रियल वैल्यूज पुट कराई जा सकती हैं। इसका मतलब जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं इनका जो डोमेन होता है, डोमेन ये ऑल आर होता है और इसकी जो रेंज होती है ये भी ऑल आर होती है। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाया था बेटा, जो शुरू किया था जब हमने फंक्शन की इंट्रोडक्शन, कि डोमेन एंड रेंज क्या होती है।
डोमेन जो वैल्यूज पुट कराई जा रही हैं वो डोमेन है, और कराई जा सकती हो, नॉट डिफाइंड नहीं होनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। दो चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो इस फंक्शन में अगर मैं x की वैल्यू कोई भी डालूं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, एनी रैशनल एनी इरैशनल इंटीजर होल नेचुरल कुछ भी डाला जाए तो ये फंक्शन कहीं पर भी नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा। अगर कहीं नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा तो इसका डोमेन है ऑल आर। क्लियर? आंसर जो है वो इसका क्या आ रहा है, हमेशा 3 आ रहा है, यानी कि एक कांस्टेंट आ रहा है, तो इसकी रेंज क्या है, दैट इज k ओनली। आंसर सिर्फ k आ रहा है ना हर बार। जिस मैंने अगर f ऑफ x इक्वल टू k लिखा है, k मतलब एनी कांस्टेंट, जैसे अगर इस फंक्शन की बात की जाए तो इसका रेंज है 3। ये करली ब्रेसेस जो है वो सेट को डिनोट करते हैं कि इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज 3। मतलब आंसर हमेशा सिर्फ एक ही आएगा, 3, आप कोई भी रियल वैल्यू डालो। तो डोमेन इस फंक्शन का हो गया ऑल आर, रेंज इसकी क्या हो गई, सिर्फ 3, ओनली 3, क्योंकि आंसर हर बार सिर्फ 3 आ रहा है, इसीलिए डोमेन ऑल आर है, रेंज जो है वो ओनली कांस्टेंट। क्लियर? चाहे ये फंक्शन f ऑफ x हो और चाहे ये फंक्शन जो है वो x इक्वल टू एफ ऑफ y हो, दोनों केसेस में। तो इसका ग्राफ भी हमेशा याद रखिए, इट ऑलवेज आइदर पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस। अगर f ऑफ x है तो पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा, और अगर f ऑफ y है तो पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा। दिस इज योर कांस्टेंट फंक्शन, राइट? नेक्स्ट इज आइडेंटिटी फंक्शंस। क्या चलिए नेक्स्ट आपको मैं बता रही हूँ आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी का मीनिंग होता है इट सेल्फ मतलब अपना आप, राइट? अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसा डालोगे वैसा मिलेगा, दैट इज आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी फंक्शन कौन से होते हैं? y इक्वल टू x, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन जो होते हैं ये हमेशा x और y हमेशा सेम होता है, एंड इस केस में हमारे पास अगर y इक्वल टू x का आपको ग्राफ बनाने के लिए बोल दिया जाए तो ये आएगा ना ग्राफ y इक्वल टू x का। ठीक है, क्योंकि आपने आंसर 0 वैल्यू 0 डाली तो आंसर 0, 1 डाला तो 1, 2 डाला तो 2, यहाँ मीट करेगा, 3 डाला तो 3, ये आ गया 4 के साथ 4 एंड सो ऑन। -1 डालने पर -1 आंसर, -2 डालने पर -2 आंसर एंड सो ऑन। इसका मतलब ये y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन जो होते हैं उसे क्या लिया जाता है? y इक्वल टू एक्स। अब जो y इक्वल टू एक्स फंक्शन होता है ये सिमेट्रिकल होता है, और ये हमेशा इक्वली इंक्लाइंड करता है, यानी कि हमेशा ओरिजिन में से पास कर रहा है, पासिस थ्रू ओरिजिन, एंड ये हमेशा 45 डिग्री इंक्लाइन करेगा। ये हमेशा थीटा एंगल कितना बनाएगा? थीटा हमेशा 45 डिग्री बनाएगा। अगर ये थीटा हमेशा 45 डिग्री बना रहा है तो इसकी जो स्लोप होती है वो हमेशा 1 होती है। क्लियर? 1 एंड -1। कैसे? अभी मैंने आपको जो ग्राफ बना के दिखाया, ये बना के दिखाया y इक्वल टू एक्स का। क्लियर है? y इक्वल टू एक्स का एंड x इक्वल टू y का ग्राफ भी होता है ना। तो इसकी स्लोप है, स्लोप इज डिनोटेड बाय m। m के साथ ये हमेशा डिनोट की जाती है, और m के साथ अगर डिनोट की जाती है तो इसकी स्लोप 1 है। ये कैसे आया? स्लोप का फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा।
अभी मैंने आपको बताया कि ये हमेशा 45 डिग्री पर इंक्लाइन करेगा। इसका मतलब हुआ m इज इक्वल टू 10 इन 45, तो 10 इन 45 की वैल्यू 1, इसीलिए इसकी स्लोप हमेशा 1 होती है। क्लियर। अब बात करते हैं इसके डोमेन एंड रेंज की। तो इसका डोमेन क्या है? डोमेन अगेन ऑल आर एंड रेंज इज अगेन ऑल आर। कैसे? अब देखो, अब इसमें मैंने वैल्यूज पुट करती जा रही हूँ 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आंसर क्या आ रहे हैं? 0 1 2 3 4। जैसी वैल्यू पुट कराई वैसा आंसर आया, बट कहीं नॉट डिफाइंड नहीं हुआ, कहीं इमेजिनरी नहीं हुआ। तो अगर कहीं पर भी ये नॉट डिफाइंड नहीं हुआ, कहीं पर भी इमेजिनरी नहीं हुआ, इसका मतलब कोई भी रियल नंबर, मतलब पूरी नंबर लाइन एक्स एक्सिस पुट कराई जा सकती है और कोई भी रियल नंबर जो है वो आंसर आ सकता है। तो जो वैल्यूज हम पुट कराते हैं वो हमारी डोमेन होती है, जो आंसर आते हैं वो हमारी रेंज होती है। इसका मतलब इसका डोमेन क्या है? ऑल आर, और इसकी रेंज क्या है? इट्स अगेन ऑल आर। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल आर एंड इट ऑलवेज मेक्स एंगल 45। ये हमेशा 45 डिग्री पर इंक्लाइन करेगा, और जब 45 डिग्री पर इंक्लाइन करेगा तो ये हमेशा जो है ओरिजिन में से पास करता है। ठीक है, इट ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन, इट मेक्स ऑलवेज एंगल 45 डिग्री एंड इट स्लोप इज ऑलवेज 1, और इसका जो डोमेन एंड रेंज होता है दैट इज ऑलवेज ऑल आर। दैट इज अ आइडेंटिटी फंक्शन, इन्हें आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट इज मॉड्यूलस फंक्शन। व्हाट इज मॉड्यूलस फंक्शन? वेरी इंपॉर्टेंट। अब मॉड्यूलस फंक्शन की बात करते हैं। y इक्वल टू एक्स मॉड्यूलस, वी नो दैट व्हाट इज मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है? ये हमें लोअर क्लासेस में भी सिखाया जाता है कि मॉड्यूलस क्या है। मॉड्यूलस का मतलब होता है कि ये हर एक नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। ये हम एक सिंपल सी बात सीखते हैं हमेशा कि कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव जब वैल्यूज में डाली जाती है तो ये हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं अगर बोलूँ -2 मॉड्यूलस तो आप बोलोगे इट्स 2। मैं बोलूँ 2 मॉड्यूलस, आप बोलोगे ये तो होता ही 2 है ना। तो अब इस केस में जब अपन मॉड्यूलस में से कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जब बाहर आती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग हमें क्लियर होना जरूरी है। मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस का मतलब होता है डिस्टेंस। ये डिस्टेंस को शो करता है, और डिस्टेंसेस जो होते हैं कभी भी नेगेटिव नहीं होते, इसीलिए जब मॉड्यूलस जो है उसमें से कोई भी वैल्यू बाहर आती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। पहला पॉइंट। अब दूसरा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो +-2 है दिस इज इक्वल टू 2, और अगर मॉड्यूलस हटा दिया जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा? +-2 के मॉड्यूलस अगर मैं हटा दूं तो ये +-2 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं y इक्वल टू +-x लिख सकते हैं, है ना। ये ऐसा मॉड्यूलस फंक्शन है जो ओरिजिन में से पास कर रहा है और ये बना रहा है ग्राफ। आइडेंटिटी से मिलता जुलता है, बट फर्क इतना है, आइडेंटिटी नेगेटिव में भी चला जाता है, ये नेगेटिव में नहीं जाता। ये नेगेटिव से पॉजिटिव में चला गया क्योंकि जो नेगेटिव वैल्यू थी वो भी पॉजिटिव हो गई मिरर इमेज बना के। ठीक। अब जो मॉड्यूलस फंक्शंस होते हैं ये भी हमेशा 45 डिग्री पर ही इंक्लाइन करते हैं। अब ये 45 और 135 पर इंक्लाइन करेंगे, क्योंकि अगर मैं इस लाइन की y इक्वल टू एक्स लाइन की बात करूं तो ये 45 पर इंक्लाइन हुआ क्योंकि हमेशा एंटी क्लॉक रोटेशन देखी जाती है। और अगर y इक्वल टू -x लाइन की बात की जाए, ये y इक्वल टू -x लाइन है ना, तो y इक्वल टू -x लाइन की बात की जाए तो ये 135 डिग्री पर इंक्लाइन करेगा। इसका मतलब जो मॉड्यूलस फंक्शन होते हैं ये हमेशा इनकी मतलब जो स्लोप होती है ये हमेशा +-1 है। जो आइडेंटिटी फंक्शन थे उसकी स्लोप 1 है क्योंकि वो हमेशा सिर्फ 45 डिग्री पर इंक्लाइन करेगा। जो इंक्लिनेशन है बच्चे वो एक्स एक्सिस के साथ देखी जाती है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से देखा जाता है कितना एंगल बना रहा है।
पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो इसने 45 पर बनाया तो टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, एंड जब 135 बनाया इस लाइन के साथ तो टेंजेंट 135 की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है ना। इसका मतलब ये हमेशा इंक्लाइंड करेगा 45 एंड 135, तो इसकी स्लोप जो होती है वो हमेशा +-1 होती है, और इसे बोला जाता है कि जो मॉडुलस होता है ये इक्वली इंक्लाइंड करता है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब जितना ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उतना ही ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल बनाता है। तो इक्वल इंक्लिनेशन। अब कई बार क्वेश्चंस के अंदर आपको ये नहीं बोला जाता 45 डिग्री और 135, वहां बोला जाता है इक्वली इंक्लाइंड, एंगल इक्वली इंक्लाइंड कर रहा है। तो एंगल जब इक्वली इंक्लाइंड कर रहा है तो उस केस में हमेशा इसकी वैल्यू क्या ली जाती है, +-1, क्योंकि +1 तब जब टेंजेंट 45 हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और जब नेगेटिव है मतलब 135 है तो उस केस में टेंजेंट 135 की जो वैल्यू होती है वो -1। ठीक है, अब सपोज करिए मैंने ये आपको एक फंक्शन लिख के दिया है y = +-x। +-x मतलब अगर मैं +- हटा दूं तो मॉडुलस है, क्योंकि मॉडुलस के अंदर ये x पॉजिटिव भी पड़ा है ये नेगेटिव भी पड़ा है। जब मॉडुलस लगा दिया जाता है तो इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव खत्म हो जाते हैं। इसीलिए मॉडुलस जब हटाया जाता है, एक पॉइंट अब याद रखिए, y = x मॉडुलस, अगर किसी भी फंक्शन का मॉडुलस हटाया जाएगा तो +- लगाया जाएगा। पहला पॉइंट हमेशा याद रखना है। दूसरा, अब इसकी बात करते हैं ओरिजिन की, मतलब इसका हमेशा ओरिजिन कहाँ पे होता है। ये मैंने जो बनाया x और y = x मॉडुलस फंक्शन बनाया, इसका मैंने देखिए ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये बनाया ओरिजिन के ऊपर, मतलब 0 0, क्योंकि ये 0 0 पर ही है। कैसे पता चलता है, जो x और y है ये दोनों, इनका फैक्टर 0 0 है तो ये 0 0 पर बन गया। अब मान लो मैं आपको लिख के दूं y = x + 1 मॉडुलस, ठीक है। अब ये y का फैक्टर है 0 और x का फैक्टर है -1, अगर इसे =0 कर दिया जाए तो x का फैक्टर है -1। इसका मतलब x जो है वो -1 यहाँ पर है, y 0 यहाँ पर है, तो ये ओरिजिन इसका शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब एक पॉइंट और याद रखिए, जब आप मॉडुलस का ग्राफ बनाते हैं तो इसकी कभी शेप चेंज नहीं होती, इट्स ऑलवेज वी, विक्ट्री वाला वी। ठीक है, इसकी शेप कभी चेंज नहीं होती, ये शिफ्ट होता रहेगा। कहाँ, कभी लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, कभी राइट शिफ्ट हो जाएगा, कभी अप शिफ्ट हो जाएगा, कभी डाउन शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं आपको ना इसी को बार बार शिफ्ट करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से चेक किया जाएगा इसका ग्राफ। कैसे मैंने बनाया y = x + 1 मॉडुलस का ग्राफ बनाया, मैंने ये बना दिया। ठीक है, अब मान लो मैं लिखूं y = x - 1 मॉडुलस, अब -1 ले लिया मैंने, x का फैक्टर 1, y का फैक्टर 0, यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक, अब मैं लिखा y + 2 = x - 2 मॉडुलस या x - 3 मॉडुलस, कुछ भी ले सकते हो। तो अब हमारे पास आया x का फैक्टर 3, मान लो यहाँ पर 3 है, y का फैक्टर -2, ये रहा -2, तो दे मीट ईच अदर इस पॉइंट पर। ये आ गया 3 - 2 पॉइंट, इसका 3 - 2, ये आ गया इसका ग्राफ, ये शिफ्ट हो गया 3 - 2 पर। जो x और y का फैक्टर होता है ये वहीं शिफ्ट हो जाता है। ठीक है बेटा जी, ये हुआ इसका अप एंड डाउन शिफ्ट हो रहा है, अप भी शिफ्ट हो सकता है, ये डाउन भी शिफ्ट हो सकता है, ये राइट भी शिफ्ट हो सकता है, ये लेफ्ट भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, अब और केसेस लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा y = -x मॉडुलस, अब माइनस बाहर आ गया। अब इसका ग्राफ पता है क्या बनेगा, ये वाला, क्योंकि ये मॉडुलस है इसने तो सारी वैल्यूज को पॉजिटिव रखना है। हमने वैल्यू 1 डाली, 0 डाली 0, 1 डाला आंसर -1, 2 डाला -2, 3 डाला -3, -1 डाला फिर से -1, -2 डाला -2, -3 डाला एंड -3 एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको याद रखने का तरीका समझो।
अगर बाहर नेगेटिव हो जाए तो मिरर इमेज, ये इसकी है ना मिरर इमेज, दिस वन y इक्वल टू एक्स मॉड्यूलस, है ना। अगर अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट है तो लेफ्ट राइट शिफ्ट होगा, और अगर बाहर माइनस है तो ये मिरर इमेज बना देगा। इस तरीके से मॉड्यूलस का कोई भी ग्राफ जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है, कहीं पर भी शिफ्ट हो सकता है, अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है। लेकिन हमेशा 45 एंड 135 पर इंक्लाइन करेगा, और दूसरी बात ये हमेशा V बनाएगा। इसके ग्राफ में शेप में कभी चेंज नहीं आती, इसकी शेप हमेशा सेम रहेगी, एंगल इंक्लिनेशन हमेशा सेम रहेगी, ये हमेशा सिर्फ लेफ्ट राइट अप एंड डाउन शिफ्ट हो सकता है। तो दिस इज योर मॉड्यूलस फंक्शन, क्लियर। अब मॉड्यूलस फंक्शन में एक चीज मैं आपके लिए और बहुत जरूरी है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी होती है, वो मैं आपको सिखाना चाहूंगी मॉड्यूलस के लिए। अब मान लीजिए हमारे पास है, अभी मैंने आपको बताया y इक्वल टू, मान लो आपको बोला जाए x प्लस 1 मॉड्यूलस है, तो इसके लिए लिखा जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस 1, है ना। तो अब इसकी अगर आपको बोला जाए कि इसको किस तरीके से लेना है, x का फैक्टर है इसका -1, जब -1 से ज्यादा है तो इट इज रिटन एज इट्स x प्लस 1, जब x की वैल्यू -1 से ज्यादा है, और इट्स -x प्लस 1 जब x की वैल्यू -1 से कम है। मतलब जब -1 से कम है तो ये नेगेटिव ओपन होगा, मतलब अपने फैक्टर की राइट पर ये हमेशा पॉजिटिव ओपन होता है, और अपने फैक्टर की लेफ्ट पर ये हमेशा नेगेटिव ओपन होता है। ये पॉइंट याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी मैंने y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स के लिए लिखा, तो हम इसे लिखेंगे y इक्वल टू एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट्स माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से इसे ओपन करना सीखना तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको हमेशा याद रखिए कि किस तरीके से ओपन किया जाता है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी मेथड के साथ करेंगे, क्योंकि ये हमें ओपन करना पड़ेगा एंड क्वेश्चंस में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस इस पॉइंट को याद रखना है आपको। दीज आर सम अलजेब्रिक फंक्शन। अभी बेटा हमारे बहुत सारे अलजेब्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, ठीक है, डोंट वरी, धीरे धीरे हम 2-3 दिन में इन सबको सीख लेंगे। तो आपको सिर्फ इनको थ्योरेटिकली सीखना है एंड इनको याद रखना है क्या होते हैं, ताकि जब हम नेक्स्ट इनकी एप्लीकेशन की बारी आए तो हम हमेशा तैयार रहें कि अब इनको हमें अप्लाई क्वेश्चन करना है क्वेश्चंस के अंदर। हाँ, तब आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे अगर हमें इन सब की नॉलेज है तो। अगर इनकी नॉलेज नहीं है तो हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगी, कहीं ना कहीं सोचते रहोगे कि ये इक्वेशन अब कहाँ से आ गई, ये क्या होता है यार, अब ये लेफ्ट क्यों ले गए, इसको राइट क्यों ले गए, अब इसकी स्लोप प्लस माइनस 1 क्यों लिखती। क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तब स्पीड थोड़ी इंक्रीज होती है, और दूसरा छोटे छोटे पॉइंट्स को अंडरस्टूड मान के बताया नहीं जाता, ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग में ही इन कंसेप्ट्स को थॉरली सीखिए, ठीक है बेटा जी। एंड इसके बाद मैं अगला आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगी। होप यू एंजॉयड द लेक्चर एंड इसको कंप्लीट कीजिए एंड तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए जब तक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर आऊँ। थैंक यू सो मच।